आज हम डिस्कस करेंगे हर्ब्स एज अ हेल्थी फूड। कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी पे थेराप्यूटिक इफेक्ट देते हैं। थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब होता है डिसीज डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट और क्योर में यूज होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, हम हेल्थी हैं और हम हेल्थी बने रहना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम हर्ब्स यूज करते हैं, जो पत्तियां यूज करते हैं, पत्तियां मतलब होता है हर्ब्स, है ना। हर्बल कॉस्मेटिक्स भी होते हैं, हर्बल फूड भी होता है। पत्तियों से हमें फूड मिलता है ना, जैसे हम पालक खाते हैं, पालक से हमें आयरन मिलेगा। ठीक है, पालक हमें आयरन देती है और आयरन से हमारी बॉडी में खून बनता है और खून हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पालक भी एक हर्ब हुआ जो कि फूड की तरह हम यूज कर रहे हैं, है ना। ऐसा हम और क्या यूज करते हैं, हम हनी यूज करते हैं, हनी इज अ ड्रग। ठीक है, मधुमक्खी के छाते में हनी बनाती है मधुमक्खी, फूल पे बैठती है, वहां से वो कलेक्ट करती है, फिर धीरे धीरे उसका जो छत्ता है वो पूरा हनी से भर जाता है। तो हनी भी एक ड्रग है। लोग वेट लॉस के लिए हनी यूज करते हैं, ठीक है, मिठास के लिए यूज करते हैं। और हनी कभी खराब भी नहीं होता, सैकड़ों वर्ष तक हनी रह सकता है यदि हनी प्योर है तो। और शुद्ध हनी हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, आजकल तो खैर मिलता नहीं है। और जैसे हम दही खाते हैं, दही में क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस। हम यदि खाना खाने के पहले थोड़ा सा दही खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में, आंत में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जिनको हम इंटेस्टाइनल फ्लोरा कहते हैं, ठीक है, ये हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और विटामिन के की सिंथेसिस को सपोर्ट करते हैं। तो कभी जब हम लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एंटीबायोटिक, और वो बैड बैक्टीरिया के साथ, हमारे जो दुश्मन बैक्टीरिया है उनके साथ साथ हमारे दोस्त बैक्टीरिया को भी खत्म करती है। तो दोस्त बैक्टीरिया मर जाएंगे तो फिर हमारा डाइजेशन खराब हो जाएगा, है ना। तो एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट क्या होता है, इंडाइजेशन। एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट होता है कभी लूज मोशन लग सकते हैं, दस्त हो सकते हैं, पतली टट्टी आ सकती है। तो ये सब एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स होते हैं। और ये साइड इफेक्ट का रीजन क्या है, क्योंकि हमारे जो गुड बैक्टीरिया है उनको किल कर दिया गया है। और गुड बैक्टीरिया हमें कहाँ से मिलते हैं, दही से मिलते हैं, है ना। दही में, दूध में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और दूध से ही दही बनता है, और फिर उससे ही आगे चल के मक्खन बनता है, और मक्खन से फिर घी बनता है ना। और दूध के तो बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। तो जितने भी बेटा डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, जो एज अ गुड बैक्टीरिया हमारे लिए काम करता है। तो हम दही का यूज कर सकते हैं एज अ प्रीबायोटिक, है ना। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं बेटा, प्रीबायोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को ग्रो होने में हेल्प करते हैं, या उन ड्रग्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए, शरीर के लिए अच्छे होते हैं। हम डाइटरी फाइबर भी यूज करते हैं, ये भी एक हर्ब्स एज अ मेडिसिन है ना। जैसे इसबगोल की भूसी, इसबगोल हुस्क आता है, ये हुस्क क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है, जिससे एक प्रेशर डेवलप होता है और हमारा प्रॉपर डिफिकेशन होता है, हमारे पेट की सफाई ज्यादा बेहतर होती है ना। तो ये कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की समस्या, और ये समस्या तो बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, यदि हम टाइम पर लंच डिनर ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, है ना, ज्यादा गरिष्ठ भोजन कंज्यूम करेंगे, तो इसकी वजह से हमें कब्ज और अपच की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी, अफारा, गैस बन सकती है। गैस बनेगी तो वो ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो चेस्ट में पेन हो सकता है, ठीक है, या लूज मोशंस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। तो ये सब आपके जीआई ट्रैक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें ये हमें काफी सपोर्ट करता है। इसबगोल हुस्क, इसबगोल की भूसी, इसमें होता है फाइबर, डाइटरी फाइबर, है ना। तो हमारी डाइट में फाइबर का होना बहुत जरूरी है, ये हमारे फीसेस स्टूल की कंसिस्टेंसी को बनाए रखता है और हमारे पेट को साफ करने में मदद करता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूट्रासूटिकल्स क्या होते हैं। एक होते हैं फार्मास्यूटिकल्स, एक होते हैं न्यूट्रासूटिकल्स, और एक होते हैं हेल्थ सप्लीमेंट। तो फार्मास्यूटिकल्स में आता है ऐसी दवाइयां जो बीमारी को ठीक करती हैं। न्यूट्रासूटिकल्स में आता है जिसमें न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे आप बेकाडेक्सामीन का मल्टीविटामिन कैप्सूल खा रहे हो, है ना, सुप्राडाइन का कैप्सूल टेबलेट खा रहे हो, तो ये आपको न्यूट्रिशन दे रहा है। न्यूट्रिशन में क्या आता है आपका, जैसे आपने प्रोटीन पाउडर लिया, ठीक है, तो ये आपका आएगा हेल्थ सप्लीमेंट में। ठीक है, नॉर्मली भी एक आम इंसान भी प्रोटीन का पाउडर ले सकता है। किसी को वेट बढ़ाना है तो वो वेट गेनर का उपयोग कर सकता है ना। किसी को जैसे बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो भी प्रोटीन खा सकता है। तो ये सब हेल्थ सप्लीमेंट में आते हैं। ठीक है, न्यूट्रासूटिकल्स में सारे आपके न्यूट्रिशंस आ जाएंगे। ठीक है, एलोपैथिक मेडिसिन जो हमें न्यूट्रिशन देती है। ठीक है, जैसे टमाटर,
टमाटर से हमने लाइकोपेन निकाल लिया और उसका लाइकोपेन का कैप्सूल बना लिया। ठीक है। तो वो किस में आएगा, आपका न्यूट्रासूटिकल में, हमें न्यूट्रिशन दे रहा है। और न्यूट्रासूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट काफी मिलते जुलते हैं। ठीक है। और जैसे पालक, पालक से यदि हम उसके एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल को आइसोलेट कर ले और उसको हम कैप्सूल बना ले, तो ये भी न्यूट्रासूटिकल्स में आएगा। ठीक है। कुल मिला के ऐसा मान लो कि एक दवाई वो है जो हम बीमार पड़ने पे खा रहे हैं। जब हम बीमार पड़े तब हम उस दवाई को खा रहे हैं ताकि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। और दूसरी दवाई का प्रकार वो है जो हम तब खा रहे हैं जब हम स्वस्थ हैं और हम बीमार ना पड़े। तो बीमार पड़ने से बचने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, हमारी बॉडी में किसी भी कार्ब, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल इनकी डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए यदि हम हर्ब्स खा रहे हैं, हम न्यूट्रासूटिकल्स खा रहे हैं, हम हेल्थ सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, है ना, तो ये आएगा आपका न्यूट्रासूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट की श्रेणी में। और इसमें जो चीजें हमें नेचर से मिल रही हैं, जैसे हर्ब से मिल रही है, तो उसको हम बोलते हैं हर्ब्स एज अ हेल्थी फूड। ठीक है। जैसे आप लोग खाना पकाते हो, खाने में आप लोग अ, लहसुन डालते हो, लहसुन, है ना, लहसुन को हम गार्लिक कहते हैं। तो गार्लिक भी आपकी हेल्थी हर्ब है, हम हेल्थी हर्ब फूड है जो हमको गार्लिक से क्या होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा। ठीक है। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। जिन लोग को हाई बीपी की, उच्च रक्तचाप की समस्या है, उन लोगों को लहसुन खाना चाहिए। लहसुन की भी सब्जी बनती है। 5-7 लहसुन की आप कलियां ले लो, सैगी कली, और उससे सब्जी बना लो, एक नंबर लहसुन की सब्जी लगती है ना। तो लहसुन भी हर्ब है। सोयाबीन, सोयाबीन थोड़ा टेस्ट में हल्का सा, मतलब बिटर होता है, बहुत हल्का सा। कुछ लोग सोयाबीन नहीं खा पाते हैं, उससे वोमिटिंग हो जाती है, नौजिया वोमिटिंग की फीलिंग आती है। बाकी सोयाबीन भी एक बहुत अच्छी हर्ब है ना। सोयाबीन का दाना, स्प्राउटेड चना हम लोग खाते हैं, चने से हमको प्रोटीन मिलता है। ग्रीन मूंग, हरी मूंग आप लोग खाते हो, स्प्राउटेड, रात में उसको सोकिंग के लिए रख दो और मॉर्निंग तक वो तैयार हो जाती है, और एक दिन और रखोगे तो उसमें से अंकुरन फूट जाएगा। और अंकुरन फूट जाएगा तो हम उसको उस टाइम पे क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड। तो स्प्राउटेड, आप मिलेट्स खा सकते हो, बाजरा खा सकते हो, गेहूं, गेहूं को 2 से 3 दिन लगता है, गेहूं खा सकते हो आप, है ना। और इन चीजों को आपको बेटा उबाल के खाना है, उबाल के खाओगे तो इसका डाइजेशन इजी हो जाएगा, है ना। जैसे ज्वारी, ज्वारी बहुत ज्यादा सॉलिड होती है, उसको कम से कम 8-9 सीटी लगानी पड़ेगी यदि आप उसको पकाना चाहो तो। और बिना पकाए यदि ज्वारी खाओगे तो आपका पेट खराब हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो आप उसको यदि 5-7 सीटी देते हो तो उसके अंदर का जो फाइबर है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो आप उसको इजिली डाइजेस्ट कर सकते हो। तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये सभी एग्जाम्पल है हर्ब्स एज अ फूड के। और आप जब खाना पकाते हो, लंच डिनर, तो उसमें आप क्या डालते हो, और हल्दी डालते हो, हल्दी भी ड्रग है। हल्दी को हम टर्मरिक कहते हैं। ठीक है। कुरकुमा, लौंगा। ठीक है। हल्दी, ये एज अ कलरिंग एजेंट भी यूज होता है, हल्दी में येलो कलर आता है। ठीक है। हल्दी को कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी यूज करती है। कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, जो हमको ब्यूटीफाई करते हैं, हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, हमें सुंदर दिखने में मदद करते हैं। जितने भी क्रीम, पाउडर और लोशन और शैम्पू, हेयर कंडीशनर, ये सभी कॉस्मेटिक की श्रेणी में आते हैं। कॉस्मेटिक की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो कॉस्मेटिक्स के आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। हर वो चीज जो हमें ब्यूटीफाई करे, लिपापोती में यूज करते हैं ना, वो ब्यूटी पार्लर में, वो सब कॉस्मेटिक्स में आता है। ठीक है। तो हमको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि भाई एपीआई क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये दवाई का वो हिस्सा है, वो मॉलिक्यूल है जो बीमारी को ठीक करता है। फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, प्लांट सोर्स से, सीड से, स्टेम से, लीफ से हमें जो एक्टिव प्रिंसिपल मिल रहा है, वो फ्लेवेनॉइड्स हो सकता है, वो एल्केलॉइड्स हो सकते हैं, वो ग्लाइकोसाइड्स हो सकता है, वो टेनिन्स हो सकते हैं, जो बीमारी को ठीक कर रहे हैं, उनको हम एक्टिव फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है। ये हमको प्लांट के किसी भी पार्ट से मिल सकते हैं। ठीक है। और हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें मेडिसिनल इफेक्ट भी है और जो हम एज अ फूड भी यूज करते हैं, है ना। जैसे आपका गुड़ची हुआ, पारिजात का जो फूल हुआ, और आपका गुड़हल का फूल हुआ, तो ये सब में मेडिसिनल इफेक्ट भी है और ये एज अ फूड भी यूज होते हैं, है ना। जैसे आप लोग भाजी खाते हो, है ना, तो भाजी भी एक ऐसी हर्ब है जो हमें न्यूट्रिशन देती है। भाजियों में मिनरल काफी होते हैं, है ना। प्लांट में मिनरल कहाँ से आते हैं, वो जमीन से सोख कर लेते हैं। हर प्लांट की जड़ जमीन में जाती है और वो खोज करती है न्यूट्रिशन की और पानी की।
तो प्लांट से हमें भरपूर पानी भी मिलता है, न्यूट्रिशन भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं। तो प्लांट सबसे अच्छा सोर्स है हमारे लिए, फूड, एज अ फूड। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं बेटा? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ये भी हर्ब्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे विटामिन ई हुआ, विटामिन ए हुआ, विटामिन सी हुआ, ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जिस सब्सटेंस में हम इसको ऐड करते हैं, जिस फूड में हम इसको ऐड करते हैं, वो फूड में फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देते। यदि हमारे ब्लड में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाएंगे तो हमारे सेल और टिश्यू को डैमेज करेंगे। तो उससे बचने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का कंज्यूम करना बहुत जरूरी है ना। विटामिन ई आप लोग कभी देखा होगा, इवियन कैप्सूल आता है नीले कलर का, है ना। विटामिन सी लिम्सी टैबलेट आता है 500 mg का। लिम्सी टैबलेट में क्या होता है? विटामिन सी, इसका केमिकल नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड। इट एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा और किसी भी प्रोडक्ट को बचाएगा, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देगा। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है? उनसे रिएक्ट कर जाता है और उनसे रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी को डैमेज नहीं करता। तो एंटीऑक्सीडेंट आपको समझ में आया, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। और विटामिन ए रेटिनॉल, है ना। ये जब मैंने आपको विटामिन पढ़ाया था तब भी बताया होगा। तो ये है आपके एंटीऑक्सीडेंट की डेफिनेशन और उसके तीन चार एग्जांपल्स। प्रीबायोटिक्स आपको समझ में आ गया, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, है ना। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आता है जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी मेमोरी, फोकस, रिटेंशन पावर, हमारे इंटेलिजेंस को इनहेंस करता है। इसके भी मार्केट में येलो कलर के कैप्सूल्स आते हैं। कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इससे हमको विटामिन डी मिलता है, विटामिन ए मिलता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल्स में क्रैम्स आएगा, मरोड़ के पेट दर्द होगा, मसल्स में पेन होगा, स्पाज्म होगा, ठीक है। और हमारे बोन्स और टीथ हमारे कमजोर पड़ जाएंगे। विटामिन डी का क्या नाम होता है केमिकल? कैल्सीफेरॉल। और ये इर्गो कैल्सीफेरॉल और कोले कैल्सीफेरॉल के फॉर्म में आता है। एक हमको प्लांट सोर्स से मिलता है और एक एनिमल सोर्स से मिलता है। जितने भी एनिमल्स हैं, यदि हम उनकी हड्डियों को पीस ले तो उसमें भी तो कैल्शियम रहेगा। कैल्शियम हमें चूने से भी मिलता है ना। पान खाने से पान में चूना लगता है। ये बात अलग है कि आजकल लोग एक दूसरे को चूना लगाते हैं, लेकिन चूना पान में ही लगाना चाहिए, और चूने में भी कैल्शियम होता है। तो ये सभी बेटा एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। हर्बल फॉर्मुलेशन क्या होती है? ऐसी फॉर्मुलेशन जिसमें हर्ब्स होती हैं। हर्ब्स मतलब होता है पत्तियां या प्लांट से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको भी हम हर्बल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, है ना। जैसे आयुर्वेदिक कंपनियां ये हर्बल प्रोडक्ट्स डेवलप करती है ना। आश्रव बनाती है, आरिष्ट बनाती है, गुटिका बनाती है, ये सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की श्रेणी में आते हैं। भस्म, गुटिका, चांदी भस्म आती है, स्वर्ण भस्म आती है। स्वर्ण भस्म कहाँ यूज होती है? अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में, किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उसमें स्वर्ण भस्म का यूज किया जाता है। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें स्वर्ण भस्म और चांदी भस्म यूज की जाती है। एक हस्ती दंत मसी भी आती है। हस्ती दंत मसी क्या होती है बेटा? हाथी के जो दांत होते हैं उसकी भस्म को हम हस्ती दंत मसी कहते हैं। और हस्ती दंत मसी टकले के सिर पे भी बाल उगाने की क्षमता रखती है, ऐसी पावरफुल औषधि है हस्ती दंत मसी। ये हाथी के दांत की भस्म होती है। जो लोग गंजे हो चुके हैं, गंजेपन को हम एलोपेसिया बोलते हैं। एलोपेसिया हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है जिसमें बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है। इस पे भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। जब मैंने आपको हर्बल कॉस्मेटिक्स के बारे में पढ़ाया था तब ये सब बताया था। एलोपेसिया मतलब होता है गंजापन, और गंजेपन के इलाज में मिनॉक्सिडिल ड्रग यूज होता है। मिनॉक्सिडिल ड्रग क्या करता है? ये वेन के डायमीटर को बढ़ा देता है, जिससे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे हेयर फॉलिकल्स को, हेयर की जो रूट है, जड़ है, बालों की जड़ों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हमारे शाइनी, काले, लंबे, घने बाल, मजबूत बाल होते हैं और बाल झड़ना कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब है जो आता है हर्ब्स एज अ फूड में। स्पायरोलीना, रामदेव बाबा की कंपनी भी बनाती है, स्पायरोलीना के कैप्सूल आते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, समुद्री काई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। समुद्री काई समुद्र में पाई जाती है और इसको भी हम यूज करते हैं एज अ फूड, एज अ हर्ब, ठीक है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है बेटा क्या होता है ये स्पायरोलीना और सोया, गार्लिक? ये सब आपने डेली लाइफ रूटीन में यूज कर रखा है वैसे, है ना। जाने अनजाने में आप रोज ही इसका यूज कर रहे हो।
कोई दिन ऐसा नहीं है कि आप हल्दी नहीं खाते होंगे, है ना, और हल्दी आपके सिलेबस में है ना। सोयाबीन का ऑयल आप खाते हो, तो सोया भी खा ही रहे हो। सोयाबीन का जो ऑयल है, सोयाबीन सीड से निकलता है। ठीक है, सीड क्या होता है, स्टेम क्या होता है, लीफ क्या होता है, ये सब भी आप जानते हो। आपके आसपास गार्डन में आपने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी देखे होंगे, है ना। जैसे मेरे यहाँ गार्डन में ब्रह्म कमल लगा हुआ है, एलोवेरा लगाया है। एलोवेरा क्या है, आप एज अ हेयर कंडीशनर यूज कर सकते हो। सप्ताह में एक बार आप बढ़िया एलोवेरा का जूस निकाल सकते हो। कैसे? उसको आप ब्लेड से कट करो, उसका जो जेली पार्ट है वो निकालो, मिक्सी में उसको पीस लो और बढ़िया अपने बालों पे लगा लो। तो आपके बाल कंडीशन हेयर कंडीशनिंग हो जाएगी बालों की, है ना। अब आप यदि किसी दूसरी कंपनी का लॉरियल का खरीदोगे, है ना, निविया का खरीदोगे, तो उसमें आपको हेयर स्पा में आपके 1,000 रुपए चले जाएंगे, है ना। इससे अच्छा है 10 रुपए में नर्सरी से प्लांट खरीद के लाओ एलोवेरा का। बढ़िया, एलोवेरा का तो ऐसा है कि आप उसको ऐसे भी काट के लगा सकते हो, एलोवेरा लग जाता है ना। और एलोवेरा का भी मेडिसिनल यूज है, यदि किसी को स्टमक में पेन हो रहा है तो वो एलोवेरा का जूस पी सकता है। रामदेव बाबा की कंपनी भी बनाती है, आयुर्वेदिक कंपनी है ना, पतंजलि। पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सब हर्ब से बने हुए हैं, पत्तियों से बने हुए हैं, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है ना। और भी कुछ कंपनी है, जैसे वेस्टीज कंपनी है, वेस्टीज ब्रांड, ये भी आपका स्पायरोलिना बनाती है। ठीक है। तो कैरोटेनॉइड्स हमको मिलता है गाजर से बेटा। गाजर हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसमें विटामिन ए का सोर्स होता है गाजर। तो गाजर का जूस भी हमें पीना चाहिए। हमारे इंडिया में बेटा मेडिसिनल सिस्टम्स है, जैसे आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है। ठीक है। और नेचुरोपैथी भी यूज की जाती है। नेचुरोपैथी क्या होती है, जब नेचर से, कायनात से जो चीजें मिल रही हैं उससे, हवा पानी से जब बीमारी को ठीक किया जाता है, कलर से जब बीमारी को ठीक किया जाता है, कलर दिखा के, रंग दिखा के, मेडिटेशन के थ्रू बीमारी को ठीक किया जाता है, फिजियोथेरेपी से ठीक किया जाता है, योगा प्राणायाम, ठीक है, ब्रीदिंग टेक्निक्स, इनसे बीमारी को जब ठीक किया जाता है तो ये सब नेचुरोपैथी में आता है। होम्योपैथी में जो व्हाइट कलर की मेडिसिन होती है ना, साबूदाना की गोली जैसे, ठीक है, जिसको दिन में 3 से 4 बार खाना पड़ता है और काफी लंबा ट्रीटमेंट चलता है, उसको हम होम्योपैथी बोलते हैं, BHMS। जो डॉक्टर BHMS की पढ़ाई करता है वो उस पैथी का यूज करता है। आयुर्वेदा में BMS चलता है ना, BMS, बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदा साइंस। ठीक है, BMS करने के बाद हम कोगनोसी का अच्छा खासा नॉलेज मिलता है उन स्टूडेंट्स को भी। और हमारे सिलेबस में भी है, बहुत सारे ड्रग्स हैं, एलोवेरा है, हल्दी है, गार्लिक है, प्याज में भी औषधि गुण होते हैं। लहसुन में यदि कहीं किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो खुजली पे यदि वो लहसुन पीस के लगा ले तो उसकी खुजली भी ठीक हो जाती है। तो हमारे आसपास बेटा बहुत सारी औषधियां हैं, बस हमको पता नहीं है। ठीक है, पान का पत्ता, पान के पत्ते में भी औषधि गुण होते हैं। बेल पत्ती, जो हम शिव जी को चढ़ाते हैं, बेल पत्ती में भी औषधि गुण है। ठीक है। तो ये जितनी भी हर्बल प्रोडक्ट्स है वो किस में आते हैं, सब आयुर्वेदा में आते हैं और होम्योपैथी में आते हैं। ठीक है। होम्योपैथी में मदर टिंचर आते हैं, अल्फा अल्फा आता है, अल्फा अल्फा नाम आप याद रखोगे। ये होम्योपैथिक प्रिपरेशन है, अल्फा अल्फा। ये वेट गेन के लिए यूज की जाती है। च्यवनप्राश खाते हैं हम लोग, है ना, ठंडी के दिनों में, अभी विंटर सीजन चल रहा है, च्यवनप्राश खाओगे तो गर्मी बनी रहेगी, हेल्थी रहोगे, डाइजेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, रात में नींद अच्छी आएगी, आपकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होगी और बॉडी का एनर्जी लेवल हाई रहेगा। अब कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं जो फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं, जो फ्लेवर बढ़ाएंगे। फ्लेवर मींस, जैसे आप चाय बनाते हो उसमें अदरक डालते हो, अदरक का फ्लेवर आता है। आप खीर बनाते हो, खीर में आप कार्डेमम आप डालते हो, उसमें इलायची, तो इलायची का फ्लेवर आ जाता है। इलायची खीर के स्वाद को बढ़ा देती है, तो स्वादिष्ट भोजन के लिए हम फ्लेवर डालते हैं। ऐसे ही ड्रग्स में भी कुछ फ्लेवरिंग एजेंट डाले जाते हैं, और वो कहाँ से आते हैं, हर्ब्स के थ्रू आते हैं, पत्तियों से मिलते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था लेमन ग्रास, लेमन ग्रास का एग्जाम्पल भी दिया था। लेमन ग्रास क्या करता है, चाय में डालोगे तो चाय स्वादिष्ट बनेगी। ठीक है, लेमन ग्रास टी। और कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं जो हीलिंग इफेक्ट रखते हैं, इलनेस को भी ठीक करते हैं। अब जैसे मिंट, मिंट क्या करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, भोजन को पचाने के काम आता है। सिनेमन, सिनेमन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर पॉजिटिव इफेक्ट देता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, बॉडी हेल्थी रहेगी।
और जो गार्लिक होता है वो ब्लड क्लेंजर भी होता है, मतलब ब्लड प्यूरिफायर। खून के गंदा, वो जब खून गंदा हो जाता है तो फोड़े फुंसी होने लगते हैं, ईचिंग होने लगती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, खुजली, दांत खाज, ये सब होता है जब खून खराब होता है। तो गंदे खून को साफ कौन करता है? लहसुन। तो लहसुन का उपयोग हम डेली हमें करना चाहिए खाना बनाते समय। रोजमेरी है, और आपका पुदीना है, पुदीना की चटनी खानी चाहिए। पुदीना की चटनी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है। और पुदीना हमें ठंडक भी देता है। गर्मी की अभी, ठंडी के बाद में गर्मी आएगी तो आपने देखा होगा, आम का जो पना बनाते हैं कैरी का, उसमें पुदीना भी डालते हैं, है ना। पुदीना की चटनी, आम की चटनी, ये सब खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये नेचर से मिलने वाली सब हेल्थ फूड प्रोडक्ट्स हैं। चाय, है ना, टी में कैफीन होता है जो कि हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। यदि हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें तो हम हमारे मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ठीक है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में क्या है, हमारी बॉडी में कम से कम 500-600 मसल्स होते हैं, है ना। चेस्ट मसल्स, बाइसेप्स मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स, है ना, फोरआर्म्स मसल्स, तो ये सारे मसल्स, थाई मसल्स, काफ मसल्स, है ना। तो ये सारे मसल्स की यदि एक्सरसाइज होगी तो उसमें रक्त का संचार अच्छा होगा, और रक्त का संचार अच्छा होगा तो मसल्स में कभी भी क्रैम्प्स नहीं आएंगे। टिंचर्स आते हैं बेटा। टिंचर्स क्या होते हैं, किसी भी हर्ब को जब अल्कोहल या वाटर में रखा जाता है कुछ दिन तक, ठीक है, तो उसमें उस हर्ब का अर्क आ जाता है। अर्क मतलब उसके जो एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल्स हैं वो अल्कोहल या पानी में आ जाते हैं। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा भाई, गंगा जी में नहाने से स्किन डिजीज में आराम लगता है, क्योंकि गंगा जी के पानी में हर्ब्स है ना। जब वो पर्वत पहाड़ों से निकल कर आती है तो पर्वत पहाड़ों पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां उसमें झड़ झड़ के गिरती हैं, और वो पत्तियां जब फिर लंबे समय तक पानी में रहती है तो पानी में उसका गुण आ जाता है, औषधि गुण आ जाता है। तो ऐसे पानी से नहाने से हमको स्किन की डिजीज नहीं होती, इसलिए हम बोलते हैं हर हर गंगे, और लगा लेते हैं गंगा में डुबकी। तो इसको, इससे मदर टिंचर बन जाते हैं। ठीक है। मदर टिंचर बनाने का विधि है, अल्कोहल या पानी में उस ड्रग को रख दो 2-4 दिन के लिए, तो उसका उसमें आ जाता है अर्क। एक्सट्रैक्शन क्या होता है बेटा? एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, जिसके लिए हम सॉक्सलेट एपरेटस यूज करते हैं, हम लौंग का तेल निकालते हैं। लौंग में तेल होता है। ठीक है। लौंग का तेल हमारे दाढ़ दर्द के लिए यूज होता है, स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है। यदि किसी मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन ना हो रहा हो तो उसको 2 बूंद लौंग का तेल डेली पीना चाहिए 1 कप पानी के साथ। तो उसमें वीर्य की कोशिकाएं बनेगी और वो वीर्यवान बनेगा। ठीक है। क्योंकि वीर्य की कमी से पुरुष में बांझपन आता है। पुरुष मतलब किसी लेडी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, तो उसमें स्पर्म की कोशिका का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए लौंग का तेल यूज किया जाता है। लौंग का तेल बेटा गर्म तासीर का होता है। ठीक है। तो इसको, इसका डोज बहुत कम लिया जाता है, नहीं तो बॉडी में हीट बढ़ जाती है। ठीक है, जिस वजह से लूज मोशन लग सकते हैं। तो लौंग का तेल निकलता है। नीलगिरी का तेल निकालते हैं बेटा सॉक्सलेट एपरेटस से, है ना। पत्ती को जब हम उबालते हैं बेटा पानी में तो उसकी जो वाष्प बनती है उसमें ऑयल भी रहता है, और जब वो ऊपर जाती है तो कंडेंसर में हम उसको ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा करते हैं तो वो बूंद बूंद करके उसका ऑयल बनने लगता है। ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट भी है आपके प्रैक्टिकल्स में, कि भाई नीलगिरी के पत्ती का तेल निकालना है आपका, और लौंग का तेल निकालना है। ये सब औषधि होती है बेटा। लौंग भी हम पान में यूज करते हैं। ये देखो कितनी सारी औषधियां हैं हमारे आसपास, है ना। जैसे आपका अदरक हुआ, ठीक है, और आपका ड्रम स्टिक्स हुआ, मुंगना, मुंगना की जो पत्ती आती है, मुंगना की पत्ती भी हम आटे के साथ पिसवा सकते हैं। मुंगना की पत्ती, मुंगना की पत्ती में क्या होता है, इम्यूनो बूस्ट, बूस्ट करने, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की पावर होती है। इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है ये। ठीक है। हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। काली मिर्च है, ठीक है, जीरा है, आपका जामुन है। जामुन की जो गुठली होती है बेटा उसको पीस के जो खाएगा उसको डायबिटीज में आराम लग जाएगा। मधुमेह के ट्रीटमेंट में, डायबिटीज के इलाज में जामुन की गुठली यूज की जाती है ना। और जामुन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, जामुन का जूस भी पी सकते हैं हम, सीजनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्लांट के हर पार्ट से हमें कोई ना कोई
औषधि मिलती है ना। जैसे जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, ये होता है ड्राइड फूड, ठीक है, पेपर कॉर्न का। जिंजर, जिंजर राइजोम पार्ट होता है, अंडरग्राउंड जो स्टेम्प होता है हम उसको जिंजर कहते हैं। अदरक कहाँ होता है, जमीन के नीचे होता है, और ये राइजोम पार्ट होता है। राइजोम मतलब अंडरग्राउंड स्टेम। नटमेज क्या होता है, नटमेज मतलब सीड। बहुत सारे बीज भी हैं जो दवाई की तरह, औषधि की तरह काम करते हैं, हर्बल फूड की तरह काम करते हैं। क्लोव, क्लोव क्या होता है, लॉन्ग फ्लावर पार्ट ऑफ द प्लांट, लॉन्ग फूल होता है, ठीक है। सिनेमन, सिनेमन मतलब बार्क, छाल, ये मीठी होती है स्वाद में। इसको ग्रीन टी में भी ऐड किया जाता है, मसाला टी, हुंजा टी जो बनाई जाती है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, वेट लॉस भी होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। कार्डेमम, कार्डेमम जो होता है इलायची, ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, कार्डेमम, फ्रूट, ठीक है। और इसमें सीड्स भी होते हैं। और सीसम, सीसम के बीज होते हैं। टर्मरिक भी राइजोम है। हनी को बेटा हम हिंदी में मधु भी बोलते हैं, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, हनी को हम जब टेस्ट करेंगे तो हमको स्वाद में वो मीठा लगता है, ठीक है। और इसको कौन बनाता है, एपिस मेलिफेरा नाम की जो मधुमक्खी होती है, इस स्पीसीज की जो मक्खी होती है, एपिस फैमिली को बिलोंग करती है, उसकी फैमिली होती है एपिडेसी। तो ये मक्खी इसका निर्माण करती है। उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ मिलती है, ज्योग्राफिकल सोर्स। ज्योग्राफिकल सोर्स मतलब होता है वो किस क्षेत्र से हमें मिलती है। तो भारत में भी हनी का प्रोडक्शन होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, और स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, और इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पर हर जगह हनी का प्रोडक्शन होता है। अब हनी टेस्ट में मीठा होता है, इसका जो ऑर्डर होता है वो प्लीजेंट होता है, हनी से अच्छी खुशबू आती है। और इसका जो कलर होता है वो हल्का सा ट्रांसलूसेंट और पेल येलो कलर का होता है। और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड ज्यादा बेटर रहता है, ताजा हनी। अब जब हम इसको लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हनी अल्टीमेटली खराब नहीं होता है, ठीक है। और इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल और अदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्वेंट्स होते हैं, उसमें भी ये घुल जाता है। इसका केमिकल कॉन्स्टेंट क्या है, हनी में ग्लूकोज होता है 30 to 40%, फ्रक्टोज होता है 40 to 50%, ठीक है। ये सब इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, और इसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अब इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, एज अ डिमल्सेंट यूज होगा, एज अ स्वीटनिंग एजेंट यूज होगा, मिठास बढ़ाएगा, स्किन पे भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। स्किन पे भी हम यदि लगाते हैं हनी तो इससे हमारे स्किन की प्रॉपर क्लेंजिंग हो जाती है। एंटीसेप्टिक इफेक्ट होता है स्किन में, बर्न्स पे लगा सकते हैं, फोड़े फुंसी पे लगा सकते हैं, बूंद हो जाए, बूंद मतलब फोड़ा। और क्रीम लोशन में एज अ बेस यूज होता है ना हनी। जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होती है ना, आयुर्वेदिक क्रीम, उसमें भी हनी को यूज किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक में भी यूज किया जाता है। तो ये सब हनी के, इसके केमिकल टेस्ट कौन से हैं, इसमें फैलिंग टेस्ट यूज किया जाता है। हम सैंपल लेंगे और उसमें हम फैलिंग सॉल्यूशन ए डालेंगे, ए एंड बी, तो इस रेड कलर यदि आता है तो हनी इज प्रेजेंट। और दूसरा टेस्ट है, हनी में से, हनी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के जो टेस्ट है वो हम इसमें लगाएंगे, मॉलिस टेस्ट लगाएंगे। तो इसमें हम सैंपल लेंगे और सैंपल में हम मॉलिस रिएजेंट डालेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। यदि पर्पल कलर की रिंग बनेगी हमारे टेस्ट ट्यूब के ऊपर में तो हनी इज प्रेजेंट। तो ये इसके केमिकल टेस्ट हो गए। ये देखो, हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं बेटा, सिगरेट पीने से बनते हैं। यदि कोई बहुत ज्यादा सिगरेट पिए तो उसकी बॉडी कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, है ना। यूवी लाइट, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें जो पराबैंगनी किरणें होती है, यूवी लाइट, यूवी लाइट से भी हमारी बॉडी में कैंसर भी हो सकता है, स्किन का कैंसर। जब भी हमारी बॉडी में बेटा इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आती है ना, माइक्रोब्स अटैक करते हैं, तब भी हमारी बॉडी डैमेज होती है, ठीक है। और एयर में यदि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, आसपास काफी फैक्ट्री है, कारखाने हैं, कारखाने से यदि धुआं निकल रहा है, तो हवा यदि पॉल्यूटेड हो गई है तो ये पॉल्यूटेंट्स भी हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि हमें विटामिन ई
विटामिन ए और सी पर्याप्त मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। और हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां। आपने देखा होगा एप्पल को यदि हम काट के रख दें तो एप्पल का कलर चेंज हो जाता है, एप्पल सूखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। एप्पल के जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, उसमें क्या होता है, साइनाइड प्रेजेंट रहता है, और साइनाइड बहुत ज्यादा पावरफुल जहर होता है। ठीक है, साइनाइड का कोई टेस्ट भी नहीं बता पाता, इतना पावरफुल जहर होता है ये साइनाइड। तो हमारी डाइट यदि अच्छी होगी, हमारे डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशंस होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होंगे, और गुड फैट यदि हमारी बॉडी में होगा, है ना। एचडीएल जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और वीएलडीएल हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को बढ़ाता है, जिस वजह से हाइपर लिपिडेमिया का प्रॉब्लम होता है, जो आगे चल के हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमें अच्छी गुणवत्ता का ऑयल यूज करना चाहिए, रिफाइंड ऑयल हमें यूज नहीं करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल हमारे लिए हानिकारक है, इसमें ट्रांस फैट ज्यादा होते हैं। तो बेटा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन विटामिन से भी मिलते हैं हमें, मिनरल से भी मिलते हैं, फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की तरह। मिनरल से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं? जैसे कॉपर हुआ, मैग्नीज हुआ, आयोडीन हुआ, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल सोर्स से मिलने वाले हैं। अब हम देखते हैं बेटा फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमें प्लांट से भी मिलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से। और जैसे गाजर से मिलेगा, है ना, कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक एसिड। टी से मिलेगा, कॉफी से मिलेगा, फ्रूट से मिलेगा, ऑलिव ऑयल से मिलेगा, चॉकलेट से मिलेगा, सिनेमन, इन सब से मिलेगा आपको। और कुछ एंजाइम्स है, जैसे एल कार्निटिन एंजाइम है, और को एंजाइम क्यू10 है। ये सब एंजाइम को एंजाइम्स है जो कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का इफेक्ट देते हैं। कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बिलीरुबिन है, यूरिक एसिड है। बिलीरुबिन भी हमको एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पैक्टीन्स हैं, है ना, पैक्टीन है, गम है, म्यूसिलेज है, लिग्निन है, इनसे हमको डाइटरी फाइबर मिलते हैं। डाइटरी फाइबर का बेटा साइड इफेक्ट क्या होता है? यदि हम डाइटरी फाइबर ज्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी में मिनरल अवशोषित नहीं हो पाएंगे, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो इनिबिट हो जाएगा। ठीक है। और ज्यादा फाइबर लेने से एक दिक्कत ये आएगी कि हमारा फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि फाइबर सेल्यूलोज के बने होते हैं, कार्ब्स के, है ना, और काफी जटिल स्ट्रक्चर होता है इनका, तो हमारी बॉडी इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। अब इनकी डाइटरी फाइबर की डेली नीड क्या होती है? पर डे हमें 30 ग्राम की क्वांटिटी में चाहिए रहता है। 30 ग्राम इज रिकमेंडेड बाय WHO। डाइटरी फाइबर का हम किन मेडिकल कंडीशंस में यूज करेंगे? कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में। कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, हमारा स्टूल काफी हार्ड बनेगा, ड्राई बनेगा, है ना, बहुत ज्यादा कड़क हमारी लेटरिन बनेगी, तो पेट से निकल, नीचे पेट का जो निचला हिस्सा है, आते कोलन, वहां से निकल नहीं पाएगी। और वेरिकोस की प्रॉब्लम होगी, है ना, पाइल्स, बवासीर, हेमरॉइड्स, फिस्चुला, भगंदर, ये सब की प्रॉब्लम में यूज होता है ये। ओबेसिटी को भी कम करने में यूज होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज में, डायबिटीज में, कोलन कैंसर के मैनेजमेंट में यूज होता है। और ये यहाँ पर इसके रिकमेंडेशन दिए हुए हैं, यदि 2 से 5 साल की उम्र है तो 15 ग्राम पर डे लगेगा। ठीक है। और यदि 5 से 11 साल की उम्र है तो 20 ग्राम पर डे, 11 से 16 साल की उम्र है तो 25 ग्राम पर डे, 17 साल के ऊपर 30 ग्राम पर डे के हिसाब से लगता है। दो टाइप के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। और ये हमें ओट सीरियल, बीन्स, फ्रूट्स, एप्रिकॉट्स, ऑरेंज, इससे हमको मिलते हैं, ब्रोकली। और इंसॉल्युबल जो होते हैं वो हमें मिलते हैं ग्रेन से, ग्रेट से मिलेंगे, फाइब्रस वेजिटेबल से मिलेंगे, स्पाइनेस से मिलेंगे, ग्रेनी फ्रूट से मिलेंगे, ब्लैकबेरीज। तो ये इसके सोर्सेज हो गए।